अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1959 यानी 1959 10 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स का ग्रुप रशिया की यूराल माउंटेन को हाइक करने का इरादा करता है। ये उनकी ज़िंदगी का पहला हाइकिंग एक्सपीरियंस नहीं था जो वो सर्दियों में कर रहे थे, लेकिन आखिरी ज़रूर था। हाइकिंग के ट्रिप के दौरान उनका सामना एक ऐसी चीज़ से होता है जो उनकी मौत का सबब बन जाता है, और ये इंसिडेंट दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाती है। हाइकिंग के दौरान उनके साथ ऐसा क्या हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। 1959 यानी 1959 को यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के कुछ स्टूडेंट्स इरादा करते हैं कि हमने यूराल माउंटेन को हाइक करना है। ये सारे सर्टिफाइड ग्रेड 2 हाइकर्स होते हैं, और अगर वो ये मिशन अपना पूरा कर लेते हैं तो वो ग्रेड 3 सर्टिफाइड हाइकर्स बन जाएंगे, जो रशिया का सबसे बड़ा हाइकिंग सर्टिफिकेट है। उनका इरादा होता है कि सोवियत यूनियन के गोरो ऑटन पहाड़ को वो सर करेंगे, और उसके लिए उन्होंने सबसे मुश्किल हाइकिंग ट्रैक चूज़ किया होता है, और वो उम्मीद होते हैं कि वो आसानी इस हाइकिंग को पूरा कर लेंगे। 25 जनवरी को उनका हाइकिंग का सफ़र शुरू होता है, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से वो एक रात किसी गांव में ठहरते हैं। 27 जनवरी को उनका हाइकिंग का सफ़र शुरू हो जाता है। 21 साला यूरी यूडिन अपने जॉइंट पेन की वजह से इस हाइकिंग के सफ़र में नहीं जा सकता, ताकि उसके बाकी हाइकर्स स्लो ना हो जाएं। इसके बाद 9 हाइकर्स बाकी रह जाते हैं, जिसमें 7 लड़के और 2 लड़कियां बाकी होती हैं। आइगोर डियालटॉफ को ज़हीन और तजुर्बाकार समझा जाता था, जिसकी वजह से वो इस ग्रुप का लीडर बना। ये ग्रुप जब एक जगह पहुंचता है जिसको आज डियालटॉफ पास कहते हैं, उस जगह पे इतनी सर्दी बढ़ जाती है कि ये लोग उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते और इरादा करते हैं कि हम आज रात इधर ही रुकेंगे और अगली सुबह अपनी हाइकिंग स्टार्ट करेंगे। डियालटॉफ ने हाइकिंग पे आने से पहले यूरी यूरिडन को कहा था कि मैं टेलीग्राम के थ्रू बताऊंगा जब मैं वापस आ जाऊंगा। आइगोर डियालटॉफ के मुताबिक ये सफ़र तकरीबन 16 दिन का था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से कुछ दिन आगे पीछे हो सकते थे। यूरी यूडिन हफ्तों तक टेलीग्राम का वेट करता रहा, लेकिन आज तक कोई टेलीग्राम नहीं आया। उसके बाद यूरी यूडिन ने रिपोर्ट कर दिया कि कुछ लोगों का ग्रुप मिसिंग है। फरवरी के आखिर में सर्च ऑपरेशन शुरू होता है और लोकेटर्स 26 फरवरी को उनके टेंट की लोकेशन ढूंढ लेते हैं, लेकिन टेंट की हालत देख के ऐसा महसूस होता है जैसे उनके साथ बहुत बुरा हुआ हो। टेंट अंदर से फटा होता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो अंदर से टेंट को फाड़ के बाहर भागे थे। उन्होंने इतनी खौफनाक चीज़ देखी थी, या उनके साथ ऐसा वाक़या पेश आया था कि वो अपनी आखिरी रहने की जगह छोड़ के भी बाहर की तरफ भाग गए थे। ये लोग जब टेंट को फाड़ के बाहर की तरफ भागे तो उनके पाँव में जूते नहीं थे, और सर्दी के मुनासबत के मुताबिक इन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। इससे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि जब कुछ लोग एक जगह से भागते हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में भागते हैं, लेकिन इनके फुटप्रिंट से अंदाज़ा होता है कि ये एक सिंक्रोनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में एक दूसरे के पीछे माउंटेन से नीचे उतर रहे थे, बगैर शूज़ के और बगैर इतनी ठंड में सही कपड़ों के। ये ऐसी हालत थी कि सर्दी से ही इनकी जान जा सकती थी। इन्वेस्टिगेटर्स को टेंट के पास कुछ डायरीज और कैमरा मिले थे। 27 फरवरी को इन्वेस्टिगेटर इस यकीन के साथ निकले कि उनको क्रू मेंबर्स जिंदा मिल जाएंगे। इन्वेस्टिगेटर्स को एक दरख्त के साथ ब्राउन फ्लूइड मिलता है और उसकी शाखें टूटी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे उस दरख्त पे किसी ने चढ़ने की कोशिश की हो। और उस दरख्त के साथ एक बुझी हुई आग मिलती है। उस आग के साथ इनको पहली बॉडी मिलती है। पहली बॉडी यूरी डोविशेंको की होती है। यूरी डोविशेंको का सर बर्फ के अंदर होता है और टांगे ऊपर होती हैं। जब वो यूरी डोविशेंसी को बाहर निकालते हैं तो पता लगता है कि उसके जिस्म पे जख्म के निशान हैं और जिस्म तरह तरह से जला हुआ है। नाक, मुंह और कान खून से भरे होते हैं, और उसके मुंह से ग्रे फ्लूइड निकल रहा होता है। कहा जाता है कि ग्रे फ्लूइड चेस्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से लगा होगा। शायद यूरी डोविशेंको दरख्त से गिरा होगा, या फिर किसी ने इसकी चेस्ट पे इतनी ज़ोर से फोर्सफुली प्रेशर डाला है कि उसका ग्रे फ्लूइड बाहर निकल गया। लेकिन इसके मरने की असल वजह हाइपोथर्मिया बताई गई है। डोविशेंको की बॉडी के साथ एक सिडार का दरख्त था। उस सिडार दरख्त के साथ 23 साला यूरी क्राइवोनिशेंको की बॉडी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे इन दोनों की बॉडीज को किसी ने हिलाया हो और सही तरीके से रखा हो, और उनके कपड़े इनके बाकी क्रू मेंबर ने उतार दिए हों ताकि वो खुद ठंड से बच सकें। इसके बाद आइगोर डियालटॉफ की बॉडी मिलती है। उसका सर तो ज़मीन से ऊपर होता है, लेकिन उसके हाथ मुड़े होते हैं और उसके पाँव पे शदीद ज़ख्म के निशान होते हैं। इसकी मौत की वजह भी हाइपोथर्मिया ऑफिशियली बताई गई है। इसके बाद इनको लड़कियों में पहली बॉडी जिनेट कोल्मोग्रोवा की मिलती है।
इसके हाथों और मुंह में छाले पड़े होते हैं और कट्स लगे होते हैं और एक तरफ जख्म का बहुत बड़ा निशान होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे इसने अपनी बचाव के लिए कुछ हिम्मत की हो। जिनेद और डियाल्टोव दोनों टेंट की तरफ वापस जा रहे थे जब इनकी मौत आई। एक हफ्ते बाद 5 मार्च को 23 साला रुस्तम स्लोबिडिन की बॉडी मिलती है। इसकी बॉडी भी जमीन के अंदर होती है और सर पे एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर होता है। इसकी बॉडी को देख के लग रहा होता है जैसे किसी ने इसकी बॉडी को वापस हिलाया हो और सही तरह रखा हो। इसके बाद कई महीने गुजर जाते हैं और उनको बाकी क्रू मेंबर की कोई बॉडी नहीं मिलती। कई महीनों बाद मानसी कबीले के एक बंदे को एक बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है। ये गड्ढा इन्वेस्टिगेटर्स की आखिरी उम्मीद होता है, शायद कोई बच गया हो। लेकिन जैसे ही वो गड्ढे के पास आते हैं तो उनको एक बुरी खबर मिलती है। गड्ढे के पास पानी बह रहा होता है जिसके किनारे पे उनको लिडमिला डुबिनिना की बॉडी मिलती है। उसके होंठ और चेहरा बिल्कुल गायब हो चुका होता है और आंखों की जगह बिल्कुल खाली होती है, जैसे किसी ने उसकी आंखें निकाल दी हों। ये वाहिद बॉडी थी जिसकी मरने की वजह हाइपोथर्मिया नहीं बताई गई बल्कि हेमरेज बताया गया, क्योंकि इसकी जुबान भी काट दी गई थी। इसके बाद सेमियोन ज़ोलोटारियोव की बॉडी मिलती है जो इनमें सबसे बड़ा था उम्र में। उसने कदरे बेहतर कपड़े पहने हुए थे, जैकेट, हैट, स्कार्फ, उसके साथ साथ बूट भी पहने हुए थे। इसके सर पे बहुत बड़ा जख्म लगा होता है और इसकी आंखें भी निकाल ली जाती हैं। ज़ोलोटारियोव और डुबिनिना की बॉडी को देख के लगता है कि इनको किसी ने जोर से प्रेशर से इनकी चेस्ट पे कुछ मारा हो। इतना प्रेशर जो एक इंसान नहीं लगा सकता। ऐसा लगता है जैसे कोई गाड़ी इनको लग के गई हो, लेकिन गाड़ी वहां कहां से आती। ये बात अब तक अनएक्सप्लेन्ड है कि इतने जोर से उनकी चेस्ट पे प्रेशर कैसे पड़ा। इसके बाद अलेक्जेंडर कोलिवाटोव की बॉडी मिलती है जिसकी आईब्रोज बिल्कुल ख़त्म की होती हैं और इसकी नाक टूटी होती है। अगली बॉडी निकोले ब्रिग्नोले की मिलती है। ये भी जोला टोयोव की तरह वेल ड्रेस्ड होता है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों टेंट से बाहर होंगे जिस वक्त वो सारे टेंट को फाड़ के भागे थे। इसकी मौत भी एक पावरफुल प्रेशर पड़ने की वजह से होती है जो कि एक इंसान इतनी फोर्स और प्रेशर नहीं लगा सकता। ये बात भी अब तक अनएक्सप्लेन्ड है कि किस तरह से इन दोनों की मौत इतने प्रेशर के साथ हुई। इन सब क्रू मेंबर्स के अजीबो-गरीब जख्म देखने के बाद उससे ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि इनके कपड़ों पे और जिस एरिया में इनकी बॉडीज़ मिली हैं उन सब जगह पे रेडिएशंस थी। ये रेडिएशंस इनके कपड़ों पे कहाँ से आई और उस एरिया में इतनी रेडिएशंस कैसे आ गई, किसी को नहीं पता। नेचुरली वहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं थी। अगर इस पूरे केस को अब दोबारा देखा जाए तो कोई भी चीज़ सीधी और सही नहीं मिल रही। पहले उनके टेंट को फाड़ना, फिर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में भागना, उसके बाद उनकी बॉडीज़ पे इतने बड़े ज़ख्म और इस तरह से उनकी बॉडीज़ का मिलना और आखिर में रेडिएशंस। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपस में नहीं मिल रही थी और आज तक पता नहीं चल सका कि उन सब की मौत कैसे आई, जिसकी वजह से ये दुनिया की नंबर 1 मिस्ट्री बन गई।